हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज possessed by any system by virtue of its position or configuration। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि जब सिस्टम वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अब इसका वाइस वर्सा आप समझ सकते हो कि जब सिस्टम पर वर्क होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट पढ़ा था। अब वहां पे एक पॉइंट मैं बताना भूल गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। ओके, यहां पर डी यू बाई डी आर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा। मतलब जहां पे आपने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट के बारे में, वहीं पर जाकर इसको नोट कर लें कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यू आर ग्राफ पढ़ा था जिसमें F इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ ये बताया था, और लास्ट में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या थी कि जब हम ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो हमारा वर्क उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। एक बार फिर से सुने, जब हम लोग ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो जो वर्क है हमारा वो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, आज हमारा अगला टॉपिक है सेकेंड पार्ट उसका, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो सिस्टम में एनर्जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। उसी तरीके से जब आप इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, तो सपोज करिए अच्छा, हम लोग जो कपड़े वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है, प्रॉपर फिटिंग के लिए, तो उसको अपन लोग लास्टिक बोलते हैं। लास्टिक है ना, सुना होगा आपने, जबकि है वो बेसिकली इलास्टिक। बोलते बोलते वो एक अपभ्रंश जैसा बन गया है ना। बोलना चाहिए इलास्टिक, बट बोलते हम लोग उसको लास्टिक है। आपने सुना भी होगा। और अगर उसको आप खींचकर छोड़ते हैं तो जिस भी चीज से वो टकराती है वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है ना। तो ये साउंड एनर्जी कहां से आई? तो जब आप उसको खींचते हैं तो उसमें आपका मैकेनिकल वर्क लगता है। भाई अगर आपके पास एनर्जी ना हो तो आप उसको खींच ही नहीं पाएंगे, तो आपका मैकेनिकल वर्क लगा। जो आपका मैकेनिकल वर्क था वो उस इलास्टिक, जिसको हम लोग लास्टिक बोलते हैं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। और जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो तेजी से अंदर की तरफ आती है। ठीक है, और जब वो किसी पार्ट से टकराती है तो वहां पर वो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ऐसा नहीं कि ये हम लोग इससे यूज टू नहीं है। सपोज करिए एक ब्लॉक था स्प्रिंग से जुड़ा हुआ, वो यहां ओ पे था और हमें उसे ए पे ले जाना था। ठीक है, ओ से ए की दूरी हम लोग कैपिटल एक्स मान लेते हैं। अब किसी इंस्टेंट पे वो यहां पी पर है तो ये दूरी हम लोग स्मॉल एक्स मान लेते हैं। फिर पी से क्यू एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये दूरी हम लोग डी एक्स मान लेते हैं। आप समझ रहे हैं क्यों? भाई सीधा सीधा फंडा है। अगर फोर्स कांस्टेंट रहा तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए आपको सीधे मल्टीप्लाई करना है।
और अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क फाइंड करने के लिए आपको कैलकुलस का इस्तेमाल करना है। बेहतर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। कंसीडर अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। ठीक, तो इस समय फोर्स कितना लग रहा है भाई? आप फोर्स लगा रहे हैं कितना? F किसके अगेंस्ट? स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट। और स्प्रिंग फोर्स है कितना? -kx। तो आप कितना लगाएंगे? +kx ऑपोजिट में उसके। ठीक है। इफ ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय dx, so what will be dw? F dx। F क्या होगा? kx dx on integrating both sides within proper limit के बाहर x dx। और कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? 0 से X। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं आपको इंसिस्ट कर रहा था मैथमेटिकल टूल्स के लिए बहुत अच्छे से करने के लिए, है ना? क्योंकि एक बार अगर आपने वहाँ फाउंडेशन बना लिया ना, तो ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब बार बार उस पर वर्कआउट करना है। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इन तरीकों से सवाल होते हैं, ये है हमारी। देखो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने का 2 तरीका होता है। एक तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, कि करना क्या है, और दूसरा कैलकुलेशन, कि करना कैसे है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका वेक्टर और कैलकुलस से आएगा, मैथमेटिकल टूल से आएगा, इन जनरल कह सकते हो। और कंसेप्ट बस हमको अब सीखते जाना है। तो x dx का इंटीग्रेशन, इसीलिए आप देखो तो सिविल सर्विसेज हो चाहे स्टेट सर्विसेज हो, वहां पे फिजिक्स का बहुत अच्छा रेट है। ऑप्शन, वहां पे लोग ऑप्शनल लेते हैं और फिजिक्स में बहुत स्कोर करते हैं। ये एक बार की मेहनत होती है और उसके बाद वो बहुत ही अच्छा करवाती है। इनफैक्ट आपको पता होगा कि जो सिविल सर्विसेज में सुल्तानपुर की प्रतिभा वर्मा है, उसने फिजिक्स ही लिया था, ठीक है, और वो आईटी दिल्ली से फिजिक्स इंजीनियरिंग कर रही थी, समझ रहे? और फिजिक्स का एक और फायदा ये है कि जैसे मान लीजिए आप सपोज करिए कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया इन केस, ठीक है, तो आप इस सब्जेक्ट की मदद से आगे फ्यूचर में थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बन सकते हैं। इंडिया के बाहर जाके आप मास्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको देखने में लगता है ना, इंडिया में आपका परसेप्शन क्या है कि यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग लगते हैं बहुत पावरफुल है ना। यहाँ पे पॉलिटिशियन बहुत पावरफुल लगता है आपको। यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं वो बहुत पावरफुल लगते हैं, मतलब आपको रॉक स्टार लगते हैं कई बार। बट इंडिया के बाहर आप जाओगे तो आपका परसेप्शन बदल जाएगा। वहाँ पे जो एकेडमिशियंस हैं, ठीक है, प्रोफेसर्स हैं, क्लियर, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो वहाँ पे बहुत हाईली अप्रिशिएबल होते हैं। इनफैक्ट नॉर्वे जैसी कंट्री वगैरह में तो एकेडमिशियंस सबसे ज़्यादा सैलरीड पर्सन होते हैं, समझ रहे हो? तो ये परसेप्शन है अपना अपना। हमारे यहाँ पहले कल्चर हुआ करता था कि इंजीनियर, डॉक्टर और फिर आईएएस और आईपीएस, है ना, ये हमारे यहाँ का कल्चर है ही है। पहले का क्या, अभी का भी होगी। तो हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है। This work will be stored in the form of elastic potential energy. ओके, तो कितना आ जाएगा ये? ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का
स्क्वायर का रिलेशन है, तो ग्राफ यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 2 कैसा बनेगा? 1 2 पे क्या होता है? 1 2 या 2 1 पे पैराबोला, ठीक है। सो नेचर ऑफ यूएक्स ग्राफ इज पैराबोलिक। ओके, तो ये था आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब थर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो आपको 12th के अंदर पढ़ना है, तो यहां पे आपको उसका कोई हेडेक नहीं पालना है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे। इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या होता है? ये कहता है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट। तो अब तक आपने कितने कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़ लिए? अब तक आपने 2 पढ़ लिए। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और दूसरा ये states that energy can neither be created, in fact एक और है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कि मास कंजर्व रहता है किसी भी सिस्टम का। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can be converted or transformed from one form to another form। ओके, तो वो देखा है आपने कभी कोई झरना देखा है? झरना आप देखिए तो होता क्या है कि पानी ऊपर से नीचे आता है, तो ऊपर वहां पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब वो पानी नीचे गिरता है, सपोज करिए ये कोई हिलॉक है और यहां से पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नीचे आने पर कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, और जब वो यहाँ पर फ्लोर से टकराती है तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट और साउंड में, ठीक है, हीट एंड साउंड। तो कभी आप नोटिस करिएगा कि झरने के जस्ट जहाँ पे पानी वो गिर रहा है, अगर वहाँ आप जाएंगे और वहाँ कोई थर्मोमीटर लगाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होगा, आसपास टेम्परेचर कम होगा, बट वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, फिर काइनेटिक से वो हीट में कन्वर्ट हुई, और साउंड आपको सुनाई पड़ता ही है। आई होप कि आपके कानों के बैकग्राउंड में, है ना, वो झरने की आवाज़ आ रही होगी, इमेजिन करिए। ओके, ठीक है, सो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इसका पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट आता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। Now, what do you mean by मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन? देखो, होता ये है कि जब मैकेनिकल एनर्जी में 2 लोग होते हैं, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को ई से दिखाते हैं हम लोग, U प्लस के, ओके। तो जब आपकी एनर्जी बस इन्हीं दोनों में चेंज हो रही हो, पोटेंशियल काइनेटिक में या काइनेटिक पोटेंशियल में, तो आप कहते हैं कि सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, मतलब वो किसी और फॉर्म में ना जाए, वो किसी हीट या साउंड, है ना, किसी और फॉर्म में नहीं जा सके। तो जब पोटेंशियल केवल काइनेटिक में और काइनेटिक केवल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो, बस इन्हीं दोनों में लेन देन हो, ठीक है, तीसरा और कोई बंदा ना हो, तो आप कहते हैं कि सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है देखो, एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, माइनस डब्ल्यू सी, ठीक। सो डेल यू इज व्हाट, यू एफ माइनस यू आई। और अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था, या इनफैक्ट इसको ऐसे देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम से लेके आते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, ये दोनों मान लो सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस थे, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई, है ना। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, acts on the system, आप वर्क डन इंटरनल भी लिख सकते हो, बट उसका कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इन दोनों में मैंने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, सो डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या होगा, 0, ठीक है। एंड देयर इज नो कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पे मेरा सीधा मतलब है फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन नहीं है अगर तो एक्ट्स ऑन सिस्टम, ठीक। या तो हम इसको एक साथ लिख सकते थे, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, तो कम में हो जाएगा नो एक्सटर्नल फोर्स। और अगर लिख लिए हैं तो फिर उसको कंटिन्यू रखिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो क्या बचा आपका, डब्ल्यू सी इक्वल टू के एफ माइनस के आई। और अगर आपको याद हो तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम लोग कहते थे कि क्या करेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। Now what is delta U? UF minus UI, KF minus KI, रीअरेंज करें, UI को इधर ही रहने दें, माइनस KI को इधर ले आए, UI प्लस KI, UF को इधर ले जाएं, so this is EI and this is EF, ठीक है। That is E is equal to कांस्टेंट। तो मैं आपको एक सीधा सा पॉइंट बता रहा हूं कि आप चेक करो कि फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो ये वाला स्टेटमेंट चलाना है न्यूमेरिकल्स के अंदर, और अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो फिर बता रहा हूं क्या करना है। If now further if non-conservative forces acts on the system, वर्क डन बाय एक्सटर्नल 0 लिया है, ठीक है, ये मानते हुए कि एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं।
मतलब पहले 3 फोर्सेस थे, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल, ऐसे देख रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल को हटाया, और थर्ड में फिर अगले केस में हमने क्या किया कि केवल एक्सटर्नल को हटाया। तो पहले 2 को एलिमिनेट किया, फिर 1 को एलिमिनेट किया। WC क्या होगा, माइनस डेल्टा यू KF माइनस KI, माइनस डेल्टा यू क्या होगा, UF माइनस UI, दिस इज KF माइनस KI। तो यहाँ पे रीअरेंज करते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, तो UF माइनस UI प्लस KF माइनस KI, UF प्लस KF को एक साथ कर लें, UI प्लस KI को एक साथ कर लें। नाउ UF प्लस KF, EF, UI प्लस KI, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि मैकेनिकल एनर्जी में कुछ लॉस हुआ होगा, कुछ चेंज हुआ होगा, इसी वजह से यहाँ पे डिफरेंस लिया गया है, EF माइनस EI, ठीक है। तो अगर आप इसको भी याद रखें तो भी काम आपका हो जाएगा एक ही स्टेटमेंट से कि WNC अगर 0 है तो EF EI बराबर हो जाएंगे, और अगर WNC नॉन जीरो है तो ये वाला चलेगा, सिंपल। अगर आपने इतना कंसेप्ट बना लिया बस, और मैं कुछ नहीं कहूँगा पीछे क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट, नहीं सब कुछ फॉरगेट नहीं करना है, मतलब वर्क में उधर आपने क्या क्या स्टेटमेंट पढ़े डजेंट मैटर, जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं 2 स्टेटमेंट पे आते हैं, ठीक है। कि अगर नॉन कंजर्वेटिव नहीं लग रहा है तो क्या होगा, और अगर नॉन कंजर्वेटिव लग रहा है तो क्या होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव नहीं होगा तो EF EI के बराबर होगा, लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव लगेगा तो EF EI के डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। अब इस पे हमारे कई लेक्चर्स चलेंगे केवल न्यूमेरिकल के। In figure shown, find the speed of block on reaching the bottom of the plane ठीक है। ये M मास का ब्लॉक है, रेस्ट से स्टार्ट करना है, एंगल थीटा है और सरफेस स्मूथ है, ठीक है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इसको तीसरे मेथड से करेंगे। इनफैक्ट है वैसे 2 ही, बट क्योंकि हमने इक्वेशंस अलग अलग यूज की हैं तो मैं इसको तीसरा मेथड कह रहा हूं। तो सबसे पहले तो अपना रेफरेंस चुन लें। ये है आपकी रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन, इनके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। तो अब देखो, एस नो कंजर्वेटिव फोर्सेस, नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्स, सो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, चाहे सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी बोल दीजिए चाहे आप एनर्जी बोल दीजिए। सो UI प्लस KI इज इक्वल टू UF प्लस KF, ठीक है। तो इनिशियली वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, H हाइट,
तो mgh इनिशियली वो रेस्ट में है 0, फाइनली जब वो यहाँ आता है तो रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। एंड kf क्या होगा, यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मास मास कैंसिल, v कितना आ गया √2gh। ठीक है, तो यहां आपने देखा कि हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट कराया। नेक्स्ट है, सेम प्रॉब्लम है बट इस बार ये इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे दिया मैंने। ओके, चलो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स। पूरा क्वेश्चन फिर से करेंगे आप लोग, पूरा लिखना है स्टेटमेंट। EF माइनस EI। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में है कौन, फ्रिक्शन। FBD तो ऐसी चीज है जो आपको है ना, जैसे कहते हैं ना ईश्वर जो है कण कण में बसा हुआ है, FBD यूनिट हर यूनिट में बसी हुई है। ओके, सो इस F और इस F में फर्क समझिएगा, ये फ्रिक्शन है और ये फाइनल वैल्यू है। सो WNC क्या होगा, FS cos 180 UF प्लस KF UY प्लस KI। नाउ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन, ठीक है। S हमें पता नहीं है, यही है आपका S, तो S हम H के टर्म्स में निकालेंगे अगले स्टेप में। UF क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, ये फाइनली तो यहीं पहुंच गया ना, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। नाउ n क्या होगा, mg cos थीटा इंटू s, इसको भी इसी में रख देते हैं, फुर्सत करते हैं, h बाय एस साइन थीटा। तो s क्या होगा, h बाय साइन थीटा हाफ mv² माइनस mgh, मास कैंसल, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा, 2gh माइनस 2 म्यू जी एच, 2 इधर से म्यू जी एच कॉट थीटा। ओके, तो इन दो क्वेश्चंस में आपने देखा कि हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे थे काइनेटिक में। अब मैं आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट बताऊंगा। m मास का ब्लॉक है, v वेलोसिटी से जा रहा था, सरफेस स्मूथ है, ठीक है। In figure shown, find the maximum elongation, maximum compression in a spring.
मैक्सिमम कंप्रेशन। तो आई होप कि आप ये सोच पा रहे हो कि यहां पर मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन की सिचुएशन कब आएगी? ये आएगा, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। भाई जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं, अगर मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ठीक है, यहां से बंधी है, और अगर आप इसको खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा। लेकिन फर्ज करिए कि आप इसको कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। आ रहा है समझ में? तो जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो इसके ऊपर नॉर्मल mg एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, और वो स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे घटाएगा। आप देख सकते हो यहां पे दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसकी वेलोसिटी को घटाएगा, और तब तक घटाएगा जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, मतलब ये रेस्ट में ना आ जाए। और जिस पॉइंट पे ये रेस्ट में आएगा उस पॉइंट पे स्प्रिंग पर जो कंप्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। जैसे आप एक बॉल को ऊपर उछालते हैं तो वो बॉल कब तक ऊपर जाती है? वो तब तक ऊपर जाती है जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। इतना ही सिंपल आइडिया है, ठीक है। सो कोई फ्रिक्शन तो है नहीं। अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और यू कैन से मैकेनिकल एनर्जी, बोथ आर करेक्ट। So ui plus ki is equal to uf plus kf. Okay. So initially स्प्रिंग ना तो कंप्रेस थी ना एलोंगेट थी, जीरो, ठीक है। इनफैक्ट जब मैं स्टार्ट कर रहा था खुद के लिए भी पढ़ना 11th के अंदर, तो मैं कंफ्यूजन ना हो या कोई पार्ट छूटे ना, तो मैं एक कॉन्वर्सेशन करता था। जैसे मैं स्प्रिंग से पूछूंगा कि तुम्हारे पास क्या कोई कंप्रेशन है, एलोंगेशन है इस समय? स्प्रिंग ने बोला नहीं, तो अगर नहीं है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ब्लॉक से पूछूंगा तुम्हारे पास कौन सी एनर्जी है? ब्लॉक ने बताया मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, सो हाफ एम वी स्क्वायर। फिर मैं स्प्रिंग से पूछूंगा अब तुम्हारे पास कौन सी एनर्जी है? फाइनली जब ये इसको कंप्रेस कर देगा तो स्प्रिंग कहेगा मेरे पास इस समय मैक्सिमम कंप्रेशन है, ठीक है। फिर मैं ब्लॉक से पूछूंगा इस समय तुम्हारे पास कौन सी एनर्जी है? तो ब्लॉक ने कहा मेरे पास इस समय कोई एनर्जी नहीं है, जीरो। तो मैक्सिमम एलोंगेशन क्या आ गया? m/k टाइम्स v। इतना ही सिंपल है, ओके। अच्छा, अब मैं यहां पे अगर इसको फ्रिक्शन लगा दूं, मान लो ये सरफेस अब रफ हो जाए, ठीक, और ये इसके जस्ट पास से ही स्टार्ट करें, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद फाइनल सिचुएशन में क्या आपको नजर आएगा? ब्लॉक यहां पे था, लेट्स से O, और उसने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, लेट्स से A, कितना? x m, ठीक है। तो अब वीडियो बना लेते हैं। नॉर्मल mg फ्रिक्शन, और पीछे एक और फोर्स लग रहा है ना, स्प्रिंग फोर्स। तो अब ये जल्दी रुक जाएगा,
क्योंकि पहले केवल स्प्रिंग फोर्स इसका विरोध कर रहा था, अब दो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, क्या है? अच्छा, अगर आप ये भी बात समझते रहिए, अगर आप फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट भी लगा रहे हैं तो भी आप एक्चुअली में एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग के पास कंप्रेशन और ग्राउंड में हीट के फॉर्म में जा रही है। आप कहेंगे हीट कैसे? जब ब्लॉक की स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाएगी, वो कुछ पार्ट लग जाएगी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में। भाई फ्रिक्शन आपका विरोध कर रहा है तो मूव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी तो खर्च करनी पड़ेगी ना, और जो एनर्जी आप खर्च करेंगे फ्रिक्शन के अगेंस्ट, वो फ्रिक्शन क्या करता है? हीट के फॉर्म में जनरेट करता है। इसीलिए जब आप दोनों हाथों को इस तरीके से रगड़ते हैं तो आपके हाथ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हथेलियों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसके अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हैं, और वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में अपीयर हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, सो डब्ल्यू एन सी इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई, और डब्ल्यू एन सी कितना होगा? एफ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? एक्सएम, एंगल क्या बन रहा था? 180। ई एफ कितना होगा? यू एफ प्लस के एफ। ई आई कितना होगा? यू आई प्लस के आई। फ्रिक्शन म्यू एन एक्सएम। अब आप भाई यहाँ पे हाइट तो चेंज हो नहीं रही, तो ग्रेविटी का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सारा मोशन हॉरिजॉन्टल में है। तो आप पूछेंगे ब्लॉक से पूछेंगे तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी है? ब्लॉक कहेगा नहीं। स्प्रिंग से पूछेंगे, स्प्रिंग कहेगा यस, हमारे पास इस समय कंप्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, फिर फाइनली आप ब्लॉक से पूछेंगे तुम्हारे पास कोई काइनेटिक एनर्जी है? ब्लॉक कहेगा नहीं। स्प्रिंग से पूछेंगे कोई काइनेटिक एनर्जी है? वो भी आपको मना कर देगा। फिर आप इनिशियल सिचुएशन में आएंगे, यहाँ पे आप ब्लॉक से पूछेंगे कोई ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है? वो बोलेगा नहीं। स्प्रिंग से पूछेंगे कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है? उसने ही मना कर दिया। फिर ब्लॉक से पूछेंगे कोई काइनेटिक एनर्जी है? उसने कहा हाफ एम वी स्क्वायर। स्प्रिंग से पूछा आपने कोई काइनेटिक एनर्जी है? होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि वो मासलेस है। ठीक है, सो मेक स्लाइड अरेंजमेंट, एक्स एम स्क्वायर माइनस एम, उसको उधर ले आओ, एन क्या होगा? एम जी एक्स एम माइनस ये 2 कॉमन लेके उधर भी कर देंगे। ठीक, सो नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Now, minus 2 mu mg b square 4 mu square m square g square minus 4 ac minus minus plus 4k mv square बाई 2k। ये आपका आंसर है। नाउ माइनस तो हो नहीं सकता मैक्सिमम कंप्रेशन, तो भाई प्लस ही में होगा। सो माइनस 2 म्यू एम जी प्लस ट्वाइस, और तो कोई निकल नहीं सकता, म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस के एम वी स्क्वायर। नाउ दिस प्रॉब्लम has been given in your NCERT. Okay, so this is your final answer.
आई होप। तो आज हम लोगों ने सिंपल न्यूमेरिकल्स रखे हैं जिसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन देगा, ठीक है, या वाइस वर्सा। अगले लेक्चर में हम पोटेंशियल के दोनों फॉर्मेट को इंक्लूड करेंगे। तब तक आप सोचिए कि ऐसे कौन से सवाल हो सकते हैं जिसमें पोटेंशियल भी वेरी कर रहा हो और पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा हो बिकॉज ऑफ हाइट एज वेल एज स्प्रिंग की कंप्रेशन या इलास्टिक पोटेंशियल। ठीक है, ओके, दैट्स इट।